हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज शुरू करते हैं अपना अगला लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रि परिषद की बात की थी हमने, उस पर डिस्कशन किया था। ओके, तो अब मंत्रि परिषद के आगे हमारा जो अगला लेक्चर है वह है हमारी पार्लियामेंट की बात करेंगे हम लोग, हमारी संसद की बात करेंगे। ठीक है, जो हमने भाग 5 में ब्लैक कलर में है। भाग 5 में हमने क्या क्या देखा था? राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, मंत्रि परिषद, हम संसद देखेंगे। ओके, संघ की कार्यपालिका की बात कर रहे थे हम लोग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है संसद, यानी पार्लियामेंट। ओके, तो संसद को जो संविधान में प्रोविजन किया गया है, ठीक है, संविधान के भाग 5 में संघ की कार्यपालिका के तहत, ठीक है, और इसमें जो आर्टिकल मेंशंस किए गए हैं, आर्टिकल 79 से मेंशन है। तो हम लोग आर्टिकल वाइज संसद की बात करेंगे। तो आज का हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में क्या प्रोविजंस किया गया है? ये बात करता है संघ की, यूनियन की, संसद की, कि संघ का या केंद्र की एक संसद होगी जो गठित होगी किनसे? ठीक है, एक संसद होगी और यह संसद किससे मिलकर गठित होगी? राज्यसभा प्लस लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है? संसद का एक महत्वपूर्ण अंग है, भाग है। राष्ट्रपति भी को भी संसद में क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। तो इस तरह जो संसद है भारत की, और राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या है? गठित होती है। जब भी कोई विधेयक कानून पास करके राज्यसभा और लोकसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो क्या होता है? उसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। एक मेन फंक्शन जो राष्ट्रपति साइन करता है, तभी वो क्या है? एक्ट बनते हैं, अधिनियम का रूप धारण करते हैं संविधान में, या और भी कोई कानून, ठीक है, कानून का वो क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए राष्ट्रपति पद जो रखा गया है वो संसद के एक पार्ट के रूप में भी है। ओके, तो आर्टिकल 79 बात करता है किसकी? संसद की, और संसद में कौन कौन लोग शामिल होंगे इसकी बात करता है। तो नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 80। आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 मेनली क्या किससे रिलेटेड है? यह रिलेटेड है राज्यसभा से। यह बात करता है राज्यसभा की संरचना से। राज्यसभा की संरचना मीन्स कितने सदस्य होंगे, ठीक है, किन किन लोगों से मिलकर गठित होगी राज्यसभा। ओके, तो इसमें जो बात की गई है कि राज्यसभा की संरचना क्या होगी, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? फर्स्ट प्रोविजन जो किया गया है कि राज्यसभा की संरचना में जो फर्स्ट है वो 12 मेंबर की बात करता है, जो क्या होंगे? नॉमिनेटेड होंगे, मनोनीत होंगे। किसके द्वारा? कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, प्रोविजंस देखने से पहले हम देखते हैं कि राज्यसभा की संरचना में टोटल मेंबर्स कितने हैं? 250। ठीक है, 250, और इसमें 12 तो मनोनीत हो गए, रेस्ट कितने बचे? कितने शेष बचे? 238।
ओके। अब इस 238 में भी क्या है, 230 कहाँ से चुन के आते हैं, इसको भी दो पार्ट में बांटा गया है, और 8, ठीक है। 230 सदस्य, 230 सदस्य मेंबर्स जो चुन के आएंगे वो किससे आएंगे, राज्यों से। राज्यों से मतलब जिन्हें पूर्ण स्टेट का दर्जा प्राप्त है, संघ का नहीं है, ठीक है। और ऐसे कितने राज्य हैं टोटल भारत में, 28। तो इनसे चुनकर जो सदस्य आएंगे वो उनकी संख्या कितनी होगी, 230 होगी। इससे अधिक की बात नहीं करता अभी फिलहाल। क्यों? क्योंकि 1971 की जनगणना के अनुसार क्या किया गया, अभी सीटों को फिक्स किया गया है। 1971 की जनगणना के अनुसार, सेंसस के अनुसार क्या है, अभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की जो नंबर है वो क्या है, फिक्स किए गए हैं 2000 कब तक, 26 तक, टिल 2026 तक। ओके। ये बात करता है कि 230 सदस्य जो हैं कहाँ से आएंगे, राज्यों से आएंगे, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र। ओके। और बाकी जो 8 सदस्य कहाँ से आएंगे चुनकर, यूटीज से। ओके। 8 से अधिक की बात नहीं करता, 8 से अधिक नहीं, ठीक है। और यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी। ओके। तो इस 8 में भी क्या है, डेलीज कितने सदस्य राज्यसभा के लिए, 3, जम्मू एंड कश्मीर के लिए 4, और पुदुचेरी के लिए 1। फिलहाल अभी ये स्ट्रक्चर जो है राज्यसभा में, फिलहाल अभी है, वर्तमान स्थिति यही है। आगे 2021 की जनगणना के बाद देखिए क्या, 2026 के बाद, 2026 तक नहीं है तो उसके बाद क्या है, इसमें बढ़ाया ही जाएगा, घटाया नहीं जाएगा जनसंख्या के आधार पर। ओके। और ये जो 12 सदस्य मनोनीत होंगे ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ओके। वे व्यक्ति इसमें मनोनीत किए जाएंगे राष्ट्रपति द्वारा जो अपने अपने क्षेत्र में क्या हो, विशेषज्ञता रखते हो, ज्ञान रखते हो। और वे क्षेत्र क्या क्या है, कला, आर्टिस्ट, विज्ञान, लिटरेचर यानी साहित्य, और एक और सामाजिक सेवा, जो सोशल वर्क से रिलेटेड है, ठीक है, जो समाज की सेवा में तत्पर है। इसमें जो विशेष ज्ञान रखते हैं, स्थान रखते हैं, उन व्यक्तियों को 12 मेंबर्स को राष्ट्रपति द्वारा चुना जाएगा। और ये जो प्रोविजंस है 12 सदस्यों का, 12 सदस्यों का मनोनयन का राष्ट्रपति द्वारा, भारतीय संविधान ने किस देश से अडॉप्ट किया है, आयरलैंड। ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है आयरलैंड देश से, आयरलैंड कंट्री से क्या है, संविधान सभा ने अडॉप्ट किया है। संविधान सभा क्या थी, जब ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भारत क्या था, एक औपनिवेशिक देश था, या गुलाम कह सकते हैं लोकल भाषा में, ठीक है। तो अपना संविधान बनाने के लिए 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, जो कब तक चली थी, 26 नवंबर, संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है। हालांकि इसके आगे भी चली थी, कब तक, फर्स्ट लोकसभा चुनाव 1952। आगे भी इसके ये क्या कर रहे थे, अभी भी कार्य कर रही थी, लेकिन संविधान 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, जब लागू किया गया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसने क्या अडॉप्ट किया था, 12 सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड देश से राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट प्रोविजन। राज्यसभा की संरचना की बात हमने कर ली, 12 सदस्यों से मनोनीत होगी, ये इसका फर्स्ट प्रोविजन था। और बाकी जो सेकंड प्रोविजन इसमें किया गया था कि राज्यों से 230 और यूटी से 8, ये सेकंड प्रोविजन है किसमें, आर्टिकल 80 में। तो स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा हमने देख लिया, 250
मेंबर्स का 250 मेंबर्स, ठीक है, 250 मेंबर्स। यह है आर्टिकल 80। अब बात करेंगे हम लोकसभा की, वो होगा किसमें मेंशन, आर्टिकल 81। आर्टिकल 81, आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना की बात की गई है। लोकसभा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा क्या है, वर्तमान में कितने लोकसभा मेंबर्स हैं, जो सबसे मैक्सिमम बात की गई है इस प्रोविजन में 80 में, सॉरी नहीं 81, ठीक है 81 में। हालांकि पहले तो 552 थे, 552, जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य थे उनको क्या है ये प्रोविजन समाप्त कर दिया गया 2019 में 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ओके, तो अभी जो मैक्सिमम सीटें हैं लोकसभा में वो कितनी है, 550। ओके, तो 81 जो स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा की बात करता है वो 550 से अधिक नहीं होंगी अभी फिलहाल 1971 की जनगणना के तहत, 1971 सेंसस के तहत, ठीक है। तो 550 में ओके, तो 550 की जो संरचना है वह 2 तरह से, ठीक है। जो राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हैं, प्रादेशिक निर्वाचन जो जितने भी क्षेत्रों में बांटा गया उन्हें, उनसे कितने चुन कर आएंगे, 530। 530 जो है जो राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनको निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, 530 मेंबर्स जो है ये प्रत्यक्ष चुनकर आते हैं इन राज्यों से, ठीक है। जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ठीक है। यूपी की कितनी लोकसभा सीट है, 80 तो सिर्फ यूपी से हो गई, ठीक है। ऐसे ही हर स्टेट का अलग है, जैसे बिहार का 40 है। ओके, तो 530 सदस्य जो हैं, जो 28 स्टेट्स हैं पूर्ण, उनसे चुनकर आएंगे, निर्वाचित इलेक्टेड होके आएंगे। और 20 सदस्य जो मेंबर्स हैं वो यूटी से, अभी हमने देखा था यहाँ भी यूटी से कितने आ गए थे, 8। तो 20 सदस्य जो हैं, 20 सदस्य जो हैं वो लोकसभा के चुनाव में यूटी से इलेक्टेड होकर आएंगे। जैसे दिल्ली में कितनी सीटें हैं, 7 हैं, जम्मू कश्मीर में 5 हैं, ठीक है, और 5 13 है। ऐसे ही पुदुचेरी में 1 है, अंडमान में 1 है, लक्षद्वीप का 1 है। तो ये जो 20 सदस्य चुनकर आएंगे यूटी से आएंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से। तो आर्टिकल 81 जो बात करता है लोकसभा की संरचना, ठीक है, इसको हमने देख लिया। और जो एक प्रोविजन था आर्टिकल 331 के तहत, जो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा, इसमें जो प्रोविजन फर्स्ट था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है। तो हमने देखा क्या, आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना, 80 राज्यसभा की संरचना, 79 हमारी संसद, हमारी पार्लियामेंट, ठीक है। आगे कुछ आर्टिकल जैसे 85, 86, 87 ये हमने राष्ट्रपति में ही देख लिया था, ठीक है। जैसे 85 सत्र सत्रावसान विघटन की बात करता है लोकसभा की या संसद की, ठीक है। 86 अभिभाषण की बात करता है, राष्ट्रपति क्या करेगा, स्पीच देगा। और 87 क्या, विशेष इस परिस्थिति में क्या करेगा, राष्ट्रपति अभिभाषण देगा, कोई आवश्यकता पड़ेगी यदि कानून की, ठीक है, तत्काल आवश्यकता है तो क्या करेगा, संसद को बुला के अभिभाषण करेगा। तो 85, 86 और 87 हमने प्रेसिडेंट
वाले चैप्टर में क्या किया था, कंप्लीट किया था, जब उसके हम पे क्या पढ़ रहे थे, पावर्स एंड वर्क्स ऑफ प्रेसिडेंट। आगे हम चलते हैं इस संसद पार्लियामेंट के चैप्टर में। आज के टॉपिक में 81 आर्टिकल 82 कोई खास बात नहीं है। इसमें ये कही गई है क्या कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात क्या किया जाएगा, सीटों की संख्या जो है उसका समायोजन किया जाएगा। ठीक है, समायोजन से मतलब ये है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात की बात करता है। हर 10 साल में जनगणना होती है। ठीक है, लेकिन 2001 की जनगणना के बाद क्या किया गया, लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का, जैसा हमने देखा 2026 तक नियत की गई है 1971 जनगणना को ध्यान में रखकर। तो आर्टिकल 82 की बात बस इतनी ही है कि जनगणना के प्रत्येक जनगणना के पश्चात क्या जाएगा, क्या किया जाएगा, पार्लियामेंट के जो सीटें हैं वो उसका समायोजन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 83 आर्टिकल 83 बात करता है क्या, किसकी बात करता है, कार्यकाल की पदावधि। ठीक है, आर्टिकल 83 सदस्यों के कार्यकाल की बात करता है। हमने एक पॉइंट इसमें क्या देखा था, राज्यसभा की संरचना में जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, स्टेट्स के जो एमएलएज होते हैं, विधानमंडल के विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट्स के, उनके सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों की का क्या कहता है, निर्वाचन किया जाता है, इलेक्शन किया जाता है। और इसमें भी वही पद्धति अपनाई जाती है जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अपनाई जाती है। कौन सी दो पद्धति आती है, सिस्टम्स थे, सिंगल ट्रांसफर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और ये 3 जगह अपनाई जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और प्लस एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, हालांकि इस दोनों जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, इसको हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में काफी अच्छे से समझा था। ठीक है, उसकी आवश्यकता यहाँ हमको नहीं लगता है। तो नेक्स्ट हमारा जो आएगा कार्यकाल पदावधि। 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा के। फर्स्ट बात करेंगे हम किसकी, राज्यसभा का। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है और लोकसभा का। राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है। ठीक है, ये एक अस्थायी सदन है जो कभी क्या है, विघटित नहीं होती, लगातार चलती है। ठीक है, हालांकि इसके जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, ठीक है, 1/3 सदस्य इसके, 250 हैं, 1/3 सदस्य इसके प्रति 2 ईयर्स पर क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। ठीक है, रिटायर होते हैं। ओके, हालांकि इस राज्यसभा का कोई कार्यकाल पदावधि नहीं है, अस्थायी है, लेकिन इसमें मेंबर्स क्या हैं, मेंबर्स का तो कार्यकाल है ना, प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा से 1 वर्ष ज्यादा रखा गया है। ठीक है, क्योंकि लोकसभा तो 5 साल में विकसित हो जाती है, तो इसके सदस्य क्या है, 6 वर्ष तक उनकी पदावधि होती है। ओके, और अगर 2 वर्ष पर रिटायर हो रहे हैं तो 2 वर्ष पर क्या होगा, उनको चुना भी जाएगा, तो प्रति 2 वर्ष पर चुनाव भी होता है। ठीक है, ओके।
ये हो गया राज्यसभा की क्या समय सीमा। कार्यकाल, पदावधि हो गई। ठीक है, अब लोकसभा की बात करते हैं हम लोग। लोकसभा का कार्यकाल कब तक होता है? जैसे आम चुनाव हुआ कोई भी, ठीक है, 24 में चुनाव होगा, तो जो प्रथम अधिवेशन होगा लोकसभा का, प्रथम बैठक जो होगी, प्रथम बैठक से लेकर 5 वर्ष तक, ठीक है, पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष तक का इसका क्या है, कार्यकाल है लोकसभा का। 5 वर्ष पश्चात क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, 5 वर्ष बाद ये स्वतः विघटित हो जाएगी, स्वतः विघटित, ठीक है, स्वतः विघटित हो जाएगी। और कब कार्यकाल इसका बढ़ाया जा सकता है? आपातकाल में। आपातकाल में जो है, इमरजेंसी में जो है, लोकसभा की जो कार्यकाल है वो क्या है, इंक्रीज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। कितना? एक बार में कितना, या कितने साल तक? 1 साल। देखिए, हाँ, आपातकाल में, इमरजेंसी में क्या है, संसद द्वारा कानून बनाकर, ठीक है, संसद द्वारा कानून बनाकर एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, और ऐसा अनिश्चित काल तक, मतलब अनिश्चित बार किया जा सकता है, कई बार किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन वही राष्ट्रपति शासन के संबंध में, राष्ट्रपति शासन के संबंध में 3 साल तक ही ये वैलिड है। अगर किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा है तो सिर्फ 3 वर्ष तक के लिए आप राष्ट्रपति शासन क्या है, इम्पोज कर सकते हैं या लगा सकते हैं। ओके, दोनों में ये अंतर है। ये कितनी बार भी बढ़ाया जा सकता है लोकसभा में, लोकसभा के मामले में, मैटर्स में, ठीक है, सुनिए। और अगर आपातकाल प्रवर्तन में न रहे, मतलब समाप्त घोषित कर दिया जाए, तब Within 6 आ- months। अगर आपातकाल समाप्त घोषित कर दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, तो 6 माह तक रह सकती है, और इसके पश्चात क्या होगा, ये विघटित हो जाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो 16 महीने का कार्यकाल लोकसभा का आपातकाल के दौरान हो सकता है, ठीक है, 1 वर्ष वो, और आपातकाल समाप्त होने के बाद 1 वर्ष बाद 6 मंथ, ठीक है। होने तो वैसे का कितने भी साल हो सकता है, 1 साल बाद फिर बढ़ा दिए 1 साल। ओके, तो हमने क्या देखा, लोकसभा का कार्यकाल। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल जो है, आर्टिकल 84। आर्टिकल 84 क्या बात करता है, सदस्यों की निर्योग्यता की बात करता है। अभी योग्यता नहीं, सॉरी, 84 बात करता है योग्यता की, उसके बाद 102 में आएगा निर्योग्यता। तो आर्टिकल 84 सदस्यों की योग्यता की बात करता है। तो क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए, एमपीज के लिए? फर्स्ट तो सबसे सब लोग जानते होंगे, भारत का क्या हो, सिटीजन हो, सिटीजन ऑफ इंडिया। ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट, सभी कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी पद हैं उसमें भारत का नागरिक होना क्या है, जरूरी है, ठीक है। सेकंड, ये एज से रिलेटेड सेकंड जो प्रोविजंस है वह राज्यसभा में, राज्यसभा के सदस्य के लिए, राज्यसभा के सदस्य के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, एज 30, और लोकसभा के 25, ठीक है। ये एक योग्यता रखी गई है। और
कोई और अन्य योग्यता जो संसद द्वारा कानून बनाकर लागू किया जाए। ठीक है, संसद कोई और भी योग्यता का पैमाना बना सकती है कानून बनाकर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, आर्टिकल 84 हो गया। हमने जैसा देखा था कि 85, 86, 87 कहाँ पढ़ा था हमने प्रेसिडेंट में, उसको यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हम योग्यता बात किया। अब एक 102 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 102 के तहत क्या बात की गई है, निर्योग्यता। कब निर्योग्य होगा वह व्यक्ति जो संसद के लिए नहीं चुना जा सकता। ठीक है, पहला भाई भारत का नागरिक ही ना हो तो वह तब निर्योग्य होगा। भारत का नागरिक कब होगा, नहीं होगा जो किसी और दूसरे देश की क्या करे, नागरिकता ग्रहण कर ले। ओके, दूसरा लाभ का पद धारण करता हो, संसद का सदस्य होते हुए भी क्या है, लाभ का पद धारण करता हो। तो लाभ का पद भी हमने डिस्कशन किया था, लेकिन देख लेते लाभ का पद क्या है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण किए हो आप। ठीक है, जैसे मंत्री का पद नहीं, सॉरी मंत्री का पद नहीं आता उसमें। सार्वजनिक जो क्या है कंपनियां हैं उसमें आप वेतन लेते हो। ठीक है, उसमें आपकी कोई हिस्सेदारी हो। तो इस टाइप के जो लाभ के पद हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन, ठीक है, या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन या कोई अन्य प्राधिकरण के अधीन, अथॉरिटी के अधीन आप क्या करते हैं, वेतन भत्ते लेते हैं। तो ये सब किसमें आते हैं, लाभ के पद में। ठीक है, या आपको ये घोषित कर दिया गया हो कि आप अनसाउंड माइंड के हैं, मतलब विकृत चित्त। ठीक है, और ये ऐसा घोषित किसके द्वारा किया जाएगा, न्यायालय द्वारा। हमारे आपके कहने से नहीं कि वो पागल है तो उसको क्या किया जाए, मेंबर्स नहीं बनने दिया जाएगा। ठीक है, न्यायालय द्वारा घोषित किया जाएगा कि वो क्या है, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, विकृत चित्त व्यक्ति है, मन का व्यक्ति है, तो उसको क्या है, न्यायालय द्वारा तो उसकी मेंबरशिप क्या होगी, समाप्त किया जाए, या वो अयोग्य होगा, या वो बैंकक्रप्ट हो जाए, दिवालिया हो जाए। ठीक है, तो ये सारी जो निर्योग्यताएं घोषित की गई हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए अंडर द आर्टिकल 102। अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 103। ठीक है, हमने क्या देखा, आर्टिकल 102 निर्योग्यता। ठीक है, अब हम देखेंगे आर्टिकल 103 आर्टिकल राष्ट्रपति के लिए है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, पार्लियामेंट का एक पार्ट है, भाग है। वो भी निश्चय करेगा, उसके भी निश्चय के लिए, निर्णय के लिए उसके पास भेजा जाएगा किसी सदस्य की निर्योग्यता से संबंधित प्रावधान को। ठीक है, आर्टिकल 103 बात करता है कि राष्ट्रपति के पास निर्णय के लिए भेजा जाएगा किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की निर्योग्यता से संबंधित कोई बात है, 102 में जो बात की गई है। ठीक है, निर्योग्यता से संबंधित। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोविजन तो कहता है कि राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। सेकेंड प्रोविजन ये है कि राष्ट्रपति इस पर किससे सलाह लेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, भारत के निर्वाचन आयोग से वह क्या करेगा, सलाह करेगा। अब सदस्यों की निर्योग्यता से बात हो रही तो जाहिर सी बात है निर्वाचन आयोग से ही वो क्या करेगा, सलाह लेगा। और ये जो सलाह उसके निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति को दी जाएगी, वो क्या होगी, राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगी। ठीक है, ये राष्ट्रपति के लिए क्या है, बाध्यकारी नहीं है, बाउंडेड नहीं है या ऑब्लिगेटरी नहीं है। ओके, राष्ट्रपति मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता। तो ये जो दो प्रोविजंस किए गए आर्टिकल 103 में। अब हमारे जो आर्टिकल्स हैं
2-3 आर्टिकल और बचे हैं संसद से रिलेटेड, बाकी उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में संसद के पदाधिकारी पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया आर्टिकल 103। यहाँ पर जो आर्टिकल हैं वो आगे पीछे आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जिससे जो रिलेटेड है वो जिस आर्टिकल में रखा गया उसको ही हमने यहाँ क्या किया, समराइज किया है। तो इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कि लगातार नहीं आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल है 99। 99 बात करता है किसकी, शपथ की, ओथ व एफर्मेशन की, शपथ या प्रतिज्ञान की। तो जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनको शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाई जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अगर यह नहीं दिलाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, किसी व्यक्ति को नॉमिनेट करेंगे, किसी व्यक्ति को नामित करेंगे या भेजेंगे कि जाओ क्या है पार्लियामेंट और मेंबर से उनको क्या करना है, शपथ दिलानी है। ठीक है, राष्ट्रपति स्वयं भी करा सकता है और किसी व्यक्ति के थ्रू भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का क्या है, ओथ या अफर्मेशन करा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 99 क्या बात करता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के शपथ की, और वो राष्ट्रपति या किसी व्यक्ति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा कराने की बात करता है। ये प्रोविजंस किए हैं आर्टिकल 99 में। आगे चले हम लोग। इसके बाद क्या, आर्टिकल 89 के बाद आर्टिकल 101। ठीक है, 101 क्या है, 101 पद रिक्ति की बात करते हैं, इसको हम बाद में देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 104 की। शपथ की बात कर रहे हैं ना, तो जो मेंबर शपथ नहीं लेता है, मान लीजिए कोई मेंबर है शपथ नहीं ले पाया, इलेक्टेड तो हो गया लोकसभा और राज्यसभा के लिए, लेकिन वह क्या शपथ नहीं ले पा रहा है, नहीं ले पाया उस दिन, और संसद की कार्यवाही चल रही है, बैठक चल रही है, उसमें क्या करता है, वो उपस्थित होता है बिना शपथ लिए। ठीक है, किसी और व्यक्ति की बात नहीं करता है, कोई और आगे बैठ जा रहा है। जो मेंबर्स इलेक्टेड हुए हैं ये उन्हीं की बात कर रहा है आर्टिकल 104, जो क्या है आर्टिकल 99 के तहत क्या है, शपथ नहीं ले पाए थे, बैठक में उपस्थित होता है, भाग लेता है, तो ऐसे सदस्य के साथ क्या किया जाएगा, उस पर जुर्माना लगाने की बात की गई है। ठीक है, प्रतिदिन कितना, 500 पर डे, जब तक वह शपथ नहीं ले लेता। ठीक है, पर डे 500, उससे जुर्माना वसूला जाएगा, और यह जुर्माना ऐसे वसूला जाएगा जैसे संघ या केंद्र को कोई ऋण देना हो। ठीक है, संघ या केंद्र को क्या हो, ऋण दे की भांति हो, कि आपने संघ से क्या है लोन लिया है, दीजिए। ठीक है, तो आर्टिकल 104 क्या हो गया, हमने देख लिया कि वह सदस्य जो शपथ नहीं लेता है आर्टिकल 99 के थ्रू, और संसद की पार्लियामेंट के क्या बैठकों में सीटिंग में क्या करता है, बैठता है, और तो उसके साथ क्या किया जाएगा, 500 रुपये का जुर्माना पर डे लगाया जाएगा और ऋण की भांति वसूला जाएगा। 104 हो गया। अब इनके बाद आते हैं 104 के बाद 106 वेतन भत्ते की बात। इसमें ज़्यादा क्या लिखना है, आर्टिकल 106 वेतन भत्ते की बात करता है। ठीक है, वेतन भत्ते किस शेड्यूल में दिए गए हैं, मेंशन सेकंड। ठीक है, सेकंड अनुसूची। ठीक है, तो इनके वेतन भत्ते निर्धारण करने का राइट्स किसके पास है,
संसद जाहिर सी बात है संसद के पास है। संसद ने ही अपने पार्लियामेंट का वेतन भत्ते बढ़ाने का अधिकार स्वयं अपने पास ही रखा है, ठीक है। और जब तक यह ऐसा कार्य नहीं करती, संसद का सदस्यों का निर्धारण नहीं करती, तो किसके बेसिस पर वेतन भत्ते पाने के हकदार होंगे? जो डोमेनियन संविधान था हमारा, ठीक है, जब हम अपनी वैश्विक संविधान सभा थी 1946 में, तो उसके थ्रू जो सदस्य वेतन भत्ते पाते थे, डोमेनियन संविधान सभा के जो सदस्य थे उस वक्त, जो वेतन भत्ते अधिकार जो उनको मिले हुए थे, राइट्स मिले हुए थे, प्रिविलेज जो उनको मिले हुए थे, वो तब तक उनको क्या है, प्रोवाइड होते रहेंगे जब तक संसद उनका क्या है, कानून बनाकर निर्धारण नहीं करती उनके वेतन भत्तों के लिए, परिलब्धियों के लिए, ठीक है, सैलरीज के लिए, प्रिविलेज आदि के लिए, ठीक है, etc। तो आर्टिकल 106 क्या हो गया, वेतन भत्ते की बात करता है, सैलरीज की बात करता है, अलाउंस की बात करता है, ठीक है। अब हम आते हैं मेन जो आर्टिकल, मान लीजिए आर्टिकल 100, आर्टिकल 100 में क्या बात की गई है? आर्टिकल 100 में बात है कि गण पूर्ति की बात करता है, कोरम की बात करता है, ठीक है, कि कब कितने सदस्य होंगे तो संसद की बैठक आयोजित हो जाएगी, ठीक है। सेकंड, मतदान की बात करता है 100 में, 100 में, ठीक है। और उसमें संसद की कार्यवाही की बात करता है। इसमें जो फर्स्ट प्रोविजन है कि संसद की जो कार्यवाही की जाएगी बहुमत से किया जाएगा, मतलब आधे से अधिक सदस्यों की, ठीक है, 50% प्लस 1। फर्स्ट कि संसद का कार्यवाही जो शुरू की जाएगी वो क्या होगा, संसद के बहुमत से। बहुमत कब होता है, जब 50% प्लस 1 की संख्या होती है तो वो क्या होता है, मेजोरिटी होती है या बहुमत होता है, ठीक है। कार्य बहुमत से किए जाएंगे संसद के। सेकंड पॉइंट, ये बात करता है जो प्रेसिडिंग ऑफिसर्स हैं पार्लियामेंट के, उनकी, लोकसभा में अध्यक्ष, स्पीकर, और राज्यसभा में चेयरमैन, सभापति की बात करता है। जो राज्यसभा में चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडिंग अथॉरिटी की बात करता है कि ये क्या करेंगे, जो इनका जो मत है, वोट है, अगर कोई कार्यवाही संसद में चल रही है और संसद क्या है, 2 भागों में बट गई, बराबर बराबर, तो इनके लिए बॉन्ड किया गया कि ये पहले मत नहीं करेंगे, ये निर्णायक मत देंगे, फाइनल मत अपना देंगे, फाइनल वोट करेंगे कब, जब बराबर की स्थिति संसद में उत्पन्न हो जाएगी तो ओके। ये निर्णायक मत की बात करता है, निर्णायक मत, मतलब लास्ट में वोट देंगे जब 50-50 का कॉन्सेप्ट होगा, तो या तो इधर दें या तो इधर दे के क्या करेंगे, उसको बिल को क्या करेंगे, पास कर सकते हैं, ठीक है। ये पावर्स हैं उनके पास 100। और बात की गई है इस सदस्य की जिसने शपथ नहीं ली थी, कार्य में क्या करता है, कार्यवाही भाग ले रहा है सब में, शपथ तो अभी उसने नहीं लिया है, मत दे दिया, अपना वोट का जो उसका राइट्स है उसने दे दिया, तो क्या मान्य होगा, नहीं। उसका जो मत है 104 वाले सदस्य का, जिसने शपथ नहीं ली, उसने मत दिया, तो उसके मत को काउंट नहीं किया जाएगा, वो क्या होगा, अमान्य होगा, ठीक है। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ, कोरम की बात करता है। फोर्थ पॉइंट जो है इसमें प्रोविजन, फोर्थ प्रोविजन, ये क्या बात करता है, कोरम। संसद की कार्यवाही शुरू करने के लिए कोरम कितनी होनी चाहिए, संसद के कुल सदस्यों की 1/10। तो इस हिसाब से, लिहाज से क्या हो गया, लोकसभा में और राज्यसभा में
टोटल सीटें कितनी है 50, तो बाई 10 राज्यसभा में कितनी है 250, तो बाई 10 इक्वल टू 55 इक्वल टू 25। ठीक है, तो मतलब लोकसभा में अगर 55 सदस्य उपस्थित हैं तो कार्यवाही शुरू की जाएगी, और राज्यसभा में अगर 25 सदस्य उपस्थित हैं तो कार्यवाही शुरू की जाएगी। ठीक है, ये कार्यवाही की बात कर रहा है, कार्य करने की। लेकिन जो कार्य यहाँ बात की गई बहुमत से करने की, कोई बिल पास करना हो, कोई उसकी बात कर रहा है, ये तो उपस्थिति की बात कर रहा है सिर्फ। जैसे कि आज 55 लोग ही लोकसभा में क्या हुए, प्रेजेंट है, किसी मुद्दे पर बात चली, ये तो कार्रवाई शुरू करने के लिए 55 होने चाहिए। मान लीजिए अगले दिन भी कार्रवाई चल रही है उसी मुद्दे पर, तीसरे दिन भी चल रही है, चौथे दिन भी चल रही है, तो ऐसे क्या होगी, संख्या तो बढ़ेगी मेंबर्स की। तो जो फैसला लिया जाएगा बहुमत का वो 50+ होना चाहिए। ठीक है, ये अंतर इसमें और कोरम है। ऐसे ही राज्यसभा में भी है। ठीक है, 25 से शुरू हो जाएगी कार्रवाई, 24 रहेगी तो नहीं। समझ गए। आज के हमारे लेक्चर का जो लास्ट आर्टिकल है उसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम संसद के जो पदाधिकारी नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कल देखेंगे। तो आज के लेक्चर का लास्ट आर्टिकल है 101। ठीक है, ये संसद सदस्यों की पार्लियामेंट में रिक्तता की बात करता है, वैकेंट सीट्स की बात करता है कि उनकी सीट्स कब वैकेंट हो सकती है, क्या क्या प्रोविजंस हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोई व्यक्ति है, मेंबर है, फर्स्ट प्रोविजन, कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वह संसद के राज्यसभा और लोकसभा दोनों का सदस्य मनोनीत हो जाता है। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा का कोई सदस्य है, ठीक है, राज्यसभा का कोई व्यक्ति फिलहाल इसमें है, ए नाम का व्यक्ति कोई है, 2024 में चुनाव होने हैं लोकसभा के, उसकी इच्छा हुई क्या कि लोकसभा चुनाव भी लगा दें 2024 का, और यही ए व्यक्ति क्या हुआ, जीत भी गया, इलेक्टेड हो गया। तो इस केस में क्या होगा, दोनों सदस्य सदन का, दोनों बोथ हाउसेस का मेंबर्स आप नहीं हो सकते एक साथ। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपको 10 दिन की मोहलत दी जाएगी। कितने दिन की, 10 डेज। ठीक है, 10 डेज की आपको मोहलत दी जाएगी, इसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, और इस 10 डेज में आपने डिसाइड कर लिया कि आपको राज्यसभा का सदस्य रहना है कि लोकसभा का सदस्य रहना है, तो ठीक है, अगर आप लोकसभा का रहेंगे तो राज्यसभा चली जाएगी, और अगर आप राज्यसभा का रहना चाहते हैं तो लोकसभा की सदस्यता आपकी क्या होगी, समाप्त कर दी जाएगी या समाप्त हो जाएगी। और अगर आप 10 डेज के अंडर आप नहीं करते हैं, इसके पश्चात स्वतः ही किसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी आपकी, राज्यसभा की। क्यों, क्योंकि ये हायर हाउस है पार्लियामेंट का, उच्च सदन है पार्लियामेंट का, तो उच्च सदन से आपकी क्या है, मेंबरशिप इनवैलिड हो जाएगी आपकी। ठीक है, तब सिर्फ आप क्या है, सिर्फ लोकसभा के ही क्या रह जाएंगे, सदस्य रह जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोविजन हो गया कि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित होता है, उसके लिए क्या प्रोविजंस है। सेकेंड पॉइंट सेम है कि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, साथ साथ में क्या है, विधान मंडल मीन्स स्टेट्स की जो असेंबलीज हैं, विधानमंडल में कौन कौन से आते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जैसे कि संसद में आते हैं लोकसभा और राज्यसभा, तो विधान परिषद स्टेट की उच्च हायर सदन हो गया, और विधानसभा जो है लोअर हो गई। ठीक है, निम्न सदन हो गया जिसे कहते हैं। अब इस केस में क्या होगा, जैसे अभी मान लीजिए विधानमंडल का यूपी का कोई सदस्य है, बी व्यक्ति, ठीक है, यूपी का क्या है,
एमएलए है, विधानमंडल का सदस्य है, चाहे वो लोग विधान परिषद में हो चाहे किस में हो, विधानसभा में। और वह 2024 का चुनाव लड़ता है संसद का, लोकसभा का। राज्यसभा का भी हो सकता है, कोई वो नहीं है। मान लीजिए 2024 में राज्यसभा का भी लड़ सकता है, न लड़े लोकसभा का। ठीक है, ठीक है। यहाँ लोकसभा का या राज्यसभा का किसी एक का अगर वह मेंबर हो गया, ठीक है, मेंबर इलेक्टेड हो गया, ठीक है, संसद का सदस्य हो गया और वर्तमान में प्रेजेंट में क्या है, विधानमंडल का भी सदस्य है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, राष्ट्रपति द्वारा उसे समय निर्धारित किया जाएगा, एक अवधि दी जाएगी। वह अवधि होगी 14 डेज की। इस 14 डेज में, ठीक है, इस बी व्यक्ति को डिसाइड करना होगा कि वह विधानमंडल में रहेगा या संसद में का मेंबर रहेगा। अगर वह 40 डेज के बाद, 40 डेज के अंदर उसने डिसाइड कर लिया कि कहाँ रहे, किसका मेंबर उसे बने रहना है, तो ठीक है, चाहे संसद का रहे चाहे विधानमंडल का रहे। अगर 40 डेज के बाद, आफ्टर 40 डेज, ठीक है, क्या होगा, संसद की सदस्यता उसकी समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा संसद की सदस्यता उसकी अमान्य घोषित कर दी जाएगी। ठीक है, ओके, समझ गए 2 पॉइंट इसमें। कब पद रिक्त होगा। थर्ड पॉइंट, क्या प्रोविजन है। थर्ड पॉइंट वही जो हमने 102 में देखा था। कहाँ गया 102? ये जो निर्योग्यता की बात की गई है उसमें से कोई वो उससे रिलेटेड है। ठीक है, संसद की नियोक्ता देखा था हमने 102 में, उससे रिलेटेड कोई है, जैसे लाभ का पद धारण कर रहा है तब भी उसका पद रिक्त हो जाएगा, दिवालिया हो, बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया हो, भारत का नागरिक ना हो, स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की क्या क्या हो, नागरिकता स्वीकार कर लिया हो, या न्यायालय द्वारा, कोर्ट द्वारा क्या किया गया, उसको अनसाउंड माइंड का या विकृत चित्त घोषित कर दिया गया हो, इसके अधीन कोई उसके रिलेटेड मैटर पाया जाता है तो वह क्या होगा, उसका पद रिक्त माना जाएगा 102 निर्योग्यता के तहत। ठीक है, 102 निर्योग्यता के तहत। इसी में थर्ड प्रोविजन में एक और है, ये वह क्या करे, स्वयं इस्तीफा दे दे तब भी उसका पद रिक्त होगा। उसका मन भर गया है लोकसभा सदस्य रहने से या राज्यसभा सदस्य रहने से, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, व्यवहार सदस्यों का अच्छा नहीं लग रहा है, डूब गया है, इस्तीफा दे दे। ठीक है, या प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री तो मंत्रिपरिषद के सदस्य को कह सकता है इस्तीफा देने के लिए। ठीक है, तो हो गया क्या, थर्ड में दूसरा पॉइंट था इस्तीफा दे दे स्वयं। फोर्थ जो मेजर पॉइंट है, हमने 2 मेजर पॉइंट यहाँ देखे थे, फोर्थ जो मेजर पॉइंट है 60 दिन की क्या हो, छुट्टी पर चला गया हो, 60 दिन तक अवकाश अनुपस्थित हो, न आए संसद के सत्र में लगातार। यहाँ लगातार वर्ड का यूज किया गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम उसमें 60 दिन जोड़ेंगे इस सत्र में कि 4 दिन नहीं आया फिर अगले 2 दिन नहीं आया, फिर 4 दिन आया फिर 2 दिन नहीं आया, ऐसे नहीं, लगातार अगर वह 60 दिन तक क्या है, लगातार 60 डेज नहीं आता है, संसद में उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी सदस्यता क्या होगी, समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, और इसमें जब गणना की जाएगी 60 डेज की, तो उसमें 4 डेज की गणना नहीं की जाएगी। और वो 4 डेज कौन से हैं, 4 डेज कौन से हैं, बीच में संसद क्या स्थगित होती रहती है ना 1-2 दिन के लिए,
किसी मुद्दे पर क्या हुआ कि मतभेद हो गया, तो क्या हो गया, संसद का स्थगन होता है। तो ये 4 डेज नहीं जोड़े थे, 4 दिन नहीं जोड़े जाते हैं, उसकी गणना नहीं की जाती। और सत्र अवसान हो जाए, मान लीजिए ये सत्र, अभी बजट सत्र चल रहा है, ठीक है, बजट सत्र कब चलता है, फरवरी से जून, ठीक है, नहीं फरवरी से मई, 4 मंथ का होता है ना, वही मार्च अप्रैल मई, ठीक है। इसके लास्ट सेशन में मई में मान लीजिए लास्ट के 20 दिन नहीं आया, उसके बाद क्या हो गया, सत्रावसान हो गया। अब नेक्स्ट जो सत्र आएगा कब आएगा, जुलाई में, जुलाई अगस्त सितंबर, मानसून सत्र, ठीक है। फिर उसमें आता है वो, शुरू के दिन में नहीं आता, तो उसको काउंट किया जाएगा 60 दिन में, 60 डेज में। शुरू के मान लीजिए 20 दिन में नहीं आता, नहीं शुरू के 40 दिन मान लीजिए, क्योंकि 20 दिन तो उधर नहीं आया था, गैप किया था। शुरू के 40 दिन नहीं आया, जुलाई पूरा नहीं आया, 10 दिन अगस्त में नहीं आया, काउंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो इसमें बात की गई है लगातार 60 डेज की बात की गई है, सत्र के लिए एक सत्र की बात की गई है। 4 महीने का सत्र है, 3 महीने का सत्र है, फिर लास्ट में देखेंगे विंटर जो शस्त्र है, शस्त्र नहीं शस्त्र है, सत्र, सॉरी सत्र निकल रहा है, शस्त्र नहीं सत्र, ठीक है, 2 महीने का है, लगातार 60 डेज नहीं आ रहा है किसी सत्र में, तो फिर उसकी सत्ता समाप्त होगी, न कि सत्रावसान पर। ओके, एक सत्र के समाप्त होने को ही सत्रावसान कहते हैं, उसका अवसान मतलब समाप्ति, ठीक है। तो हमने जो भारत की पार्लियामेंट है, संसद है, जो उससे रिलेटेड प्रोविजंस संविधान में किए गए थे आर्टिकल में, उसको हमने क्या किया, लगभग पूरी तरह से देख लिया है। बाकी जो संसद के अंतर्गत क्या है, जो प्रेसिडिंग ऑफिसर्स हैं, सभापति लोकसभा, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष, इसको हम क्या करेंगे, कल के टुमारो के लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं एंड होता है। नमस्कार।